अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं न्यूज की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। जी हाँ, और उसके बाद हम चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। और वैसे तो हमारे पास बहुत सारी न्यूज है, तो आप जानते ही हैं कि हमारे कितने जबरदस्त किस्म के हमारे जो रिटायर्ड, अब तो खैर रिटायर्ड हो गए ना, यानी रिटायर हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, जी हाँ, जो कि DGISI रह चुके हैं। आपको मालूम है कि उनको प्यार की नहीं, जेल की हथकड़ी लग गई है। जी हाँ, उनको जी फौज ने अरेस्ट कर लिया और कह ये रहे भाई मामूली मामूली बातों पे हमारे फौजियों को कुछ ना कहा जाए। ये मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन हमारी फौज जो है या जो हमारी अदालतें हैं वो कुछ समझती ही नहीं है। अब इन्होंने किया क्या था? वैसे तो खैर इन्होंने बहुत सारे कांड कर रखे, लेकिन मैं एक बताती हूँ आपको। वो ये कि एक तो इन्होंने कोई हाउसिंग स्कीम है जी, टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम उसका नाम है। उसके ओनर से इन्होंने कहा कि जी ये जो तुम्हारी हाउसिंग स्कीम है, इन्होंने और इनके भाई ने, जी इनके एक अदद भाई भी पाए जाते हैं, जिनका नाम है सरदार नजफ। सरदार नजफ जो है इनके भाई, उनको इन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने जाकर हाउसिंग स्कीम का जो ओनर था उससे कहा कि ये हाउसिंग स्कीम आप मेरे नाम कर दीजिए। यानी कि टॉप सिटी उस हाउसिंग स्कीम का नाम बताया जा रहा है। और वो माना नहीं जी। ऐसे देखे ना लोग, भाई अगर कह रहे हैं उनके नाम कर दो ना, ऐसा क्या हो गया? लेकिन नहीं माना वो जी। उसके बाद उसने ये भी कहा कि जी उसके घर से जो है वो कैश भी जो है वो चोरी किया गया है। और 400 तोले सोना, यानी 400 तोला सोना जो है वो भी इनके भाई नजफ ने और वो ISI वाले जो है ना, जी जी जी, ये फैज हमीद साहब, उनके नाम उसने लगाया कि जी ये भी ले गए। लेकिन उससे भी पहले इन्होंने क्या किया? उससे पहले जी ये उन्हीं के किसी पड़ोसी के घर में चले गए। एक तो सही एड्रेस लेके नहीं जाते हमारे लोग, उनको कहीं भेजे। और खास तौर पे लाहौर के लोग तो बहुत ज्यादा गलत एड्रेस बताते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सब जगह यही हाल है। खैर ये मैं आपको इस्लामाबाद का बता रही हूँ और यही मेरे घर के पास। ठीक है। तो मैंने सुना है कि यही जहाँ जिस सेक्टर में मैं रहती हूँ उसी सेक्टर में ये सब कुछ हुआ। तो जी हुआ ये कि वो गलत एड्रेस पे चले गए और वहां पे जो है वो रहते थे कि हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, जी हाँ। उनके घर ये पहुंच गए, वो अभी भी PMLN में है वो साहब। और उनके घर पहुंच गए और वहां पे जो लोग थे उनको कुट लगा दी, ये समझ के कि शायद ये हाउसिंग स्कीम के लोग हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बताया कि जी हम हाउसिंग स्कीम के नहीं है। वो जी कोई सिख कम्युनिटी के हैं और सरदार हैं। उन्होंने, उनका बाद में इंटरव्यू आया, उन्होंने बताया कि जी हमें कहा गया हाउसिंग स्कीम के पेपर निकालो, तो ये करो, तो वो करो। तो हमने कहा भाई हमें तो कुछ नहीं पता। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई और जान छुड़ाई इन लोगों से। खैर बहरहाल फिर इन्होंने दोबारा एड्रेस पता किया, तो मेरे ख्याल उन्हीं से पूछ लिया होगा जिनको लूटने गए थे। तो उनसे कहा होगा कि भाई कहाँ रहते हो, सही स्ट्रीट नंबर और एड्रेस लिख के भेजा करो ना, ये क्या बात हुई? खैर फिर ये उनके घर पे पहुंचे, वहां जाकर उनकी कुट लगाई और फिर उनको पूछा कि जी अपना जो है वो हाउसिंग स्कीम हमारे नाम कर दो। फिर जी 400 तोला यानी 400 तोले सोना था उनके घर में, वो भी वो कह रहे हैं ले गए, कैश भी ले गए और फिर उन्हें मारा पीटा अलग। तो जी उन्होंने जो है वो FIR जो है वो इनके नाम लिखवाई। और लेकिन उस वक्त जाहिर है ये पोस्ट पे थे और ये एक अच्छी पोजीशन पे थे, जाहिर है DGISI थे, कोई मजाक थोड़ी चल रहा था। तो इसलिए इनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ। वैसे मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि ये वही है जी, वही 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 पिछवाड़े वाले, शू याद आए आप लोगों को? जी हाँ, वही जिनकी बीवी ने इनके ऊपर फायरिंग की थी और निशाना गलत लग गया था। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि निशाना सही लगा था, उन्होंने वहीं गोली मारी थी जहां लगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो हमें हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं पढ़ते और डिस्कस तो तोबा 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 कीजिए। मैंने सिर्फ कोई 20-25 बार बताया अपने शो में, वरना वो भी आप लोगों के इंसिस्ट करने से, वरना मैं तो कभी ना कहती। और ये बात मुझसे भी पहले हामिद मीर साहब ने जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर कही है। इसलिए अगर किसी को कुछ कहना है तो भाई लोग ने अगर कुछ करना है तो हामिद मीर साहब से पूछे नहीं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर तो वही खड़े हुए थे और वही ये कहानी सुना रहे थे। मैंने तो उनसे सुनकर सिर्फ आगे बता दी, मुझे थोड़ी पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसी ऐसी बातों पे मैं तो जाती ही नहीं, तोबा तोबा। खैर मैं आपको तोबा तोबा से मुझे याद है, एक सॉन्ग भी आया ना तोबा तोबा का। हाँ ठीक है ठीक है, हम वो गाना नहीं गाने लगी, मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी अब ये कहा जा रहा है कि इनका कोर्ट मार्शल होगा और उसके साथ इनको जो है इनके ऊपर डिफरेंट किस्म की इनको सजाएं मिलेंगी। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब के बड़े फेवर में थे, जी हाँ। और ये साहब थे, इसके साथ बाजवा साहब जो हमारे पहले आर्मी चीफ, और ये देखे इमरान खान बैठे हैं। ये उस वक्त की पिक्चर है जब इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे और ये तीनों मिलकर जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि आज रात को
खाने में क्या पकाना है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हुआ ये कि अब सबका कहना ये है कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट किया गया है तो फिर उसके बाद बाजवा साहब की बारी आनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों में हालत किसकी खराब हुई है, वो मेरा ख्याल है खान साहब की। खान साहब को बताया जा रहा है कि जी तुम्हारे जितने भी सपोर्टर है ना, चाहे वो फौज के अंदर हो फौज के बाहर हो, उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं। और इमरान खान को बनाने वाले, जी हाँ, इमरान खान को बनाने वाले भी ये 3 लोग थे। और इन लोगों के नाम भी आप यकीनन जानते ही होंगे। जनरल शुजा पाशा हैं, उसके बाद फैज हमीद साहब हैं, और उनके साथ साथ जो तीसरे आपको दिखाई दे रहे हैं वो जी है, उनका नाम है जी जहीरुल इस्लाम, जनरल जहीरुल इस्लाम। जी हाँ, तो जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल शुजा पाशा और साथ साथ जनरल फैज हमीद, ये तीनों ने मिलकर, वैसे खैर इमरान खान को लाने वाले तो आप जानते हैं अमित गुल साहब थे, और अमित गुल साहब ने जो है इमरान खान की पार्टी बनाई उसके बाद। लेकिन खैर बाद में इमरान खान साहब को जो है इन लोगों ने सिखा पढ़ा के प्राइम मिनिस्टर बनाया, और फिर जाहिर गवर्नमेंट चलाई। ये भी इनके ऊपर ये इल्जाम भी है इस वक्त, जो हमारे DGISI रह चुके पहले, उनके ऊपर यानी फॉर्मर DGISI पे ये इल्जाम भी है कि पॉलिटिक्स में उन्होंने इंटरफेयर किया। तो पॉलिटिक्स में तो आजकल भी मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी हाँ, वो तो हमेशा से इंटरफेयर होता रहा है, तो इसका तो मतलब है कि सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। लेकिन खैर एक अच्छी मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है, बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी ये तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं कि अगर फौज का कोई गलत करेगा तो उसके साथ भी वही होगा जो सिविलियंस के साथ होता है, यानी उनको भी जेल में जाना पड़ेगा, वो भी अरेस्ट होंगे। इसलिए कि हम तो अपने शो में भी, और बहुत से लोग हमारे जैसे कई दूसरे लोग भी हैं जो गले फाड़ फाड़ के हर वक्त कहते रहते हैं कि जी अगर जो हमारे सिविलियन लोग हैं, यानी सिविलियन जो पॉलिटिशियंस होते हैं और लोग होते हैं, अगर वो जेल में जा सकते हैं करप्शन के ऊपर, तो फौजी क्यों नहीं जा सकते। तो हो सकता है कि अब ये एक नई एग्जाम्पल सेट करने की बात हो रही है, और ये भी हो सकता है कि इनको अंदर बंद करके थोड़े दिन इनसे पूछ गछ के इनको छोड़ दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि इमरान खान को डराने के लिए इनको अरेस्ट किया गया हो कि जी इमरान खान जो चाहते हैं वो बता दिया जाए, और इमरान खान को जो कहा जा रहा है वो करें। और ये भी हो सकता है कि ये इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का स्टेटमेंट दे दें और अपना पल्ला झाड़ के टाटा बाय बाय हो जाए। वैसे तो रिटायरमेंट के बाद कोई भी पाकिस्तान में टिकता तो है नहीं, खासतौर पे हमारे जो आर्मी के लोग होते हैं वो तो कनाडा, कभी UK, कभी अमेरिका, कभी दुबई, कभी कहाँ, कभी इंग्लैंड के चले जाते हैं। न जाने ये यहाँ पर क्या कर रहे थे। मुझे तो इनके ऊपर हैरत है कि ये पाकिस्तान से मिल कैसे गए, इनको पकड़ कैसे लिया, ये लब कैसे गए, मतलब पंजाबी में लब गए, मतलब मिल कैसे गए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मिल कैसे गए। इसलिए कि बाकी तो सब लोग 9 तो 11 हो गए, वो तो आप जानते हैं कि बाजवा साहब भी यहाँ नहीं होते, कभी दुबई खड़े होते हैं तो कभी कहीं खड़े होते हैं, तो कभी कहीं यूरोप की किसी कंट्री में होते हैं। तो ये बेचारे बहरहाल यहाँ पर थे और इस वजह से इनकी खातिर तबादल शुरू हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि बाजवा साहब के साथ साथ जनरल आसिफ गफूर जो है उनको भी पूछा जाए, और इनको तो खैर पूछा जा ही रहा है। बहरहाल इसके ऊपर हमारी खास नजर रहेगी और हम देखेंगे कि ये केस आगे कैसे बढ़ता है। क्या इनको छोड़ दिया जाता है, कि मतलब ये हम खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो मैं आप लोगों को 4 ऑप्शंस देती हूँ, तो आप लोग बताइएगा। ए, इनको सिर्फ ऐसे ही दिखावे के लिए पकड़ा है, नौटंकी के लिए पकड़ा है, इनको दिखाएंगे और कुछ दिन के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। बी, आप लोगों ने ऑप्शन लेनी है, वैसे लाइफ लाइन कोई नहीं है और इसमें इसलिए आप लोगों को खुद ही जवाब देना है, ना आप किसी को फोन कॉल कर सकते हैं और ना ही आप किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इमरान खान को डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नंबर 3, पब्लिक को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि जी अगर सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसको, सिविलियन जो है उनको अगर अरेस्ट किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, तो अगर करप्शन होगी या किसी किस्म की एलिगेशन होगी, तो अगर कोई फौज का होगा तो उसको भी पकड़ा जाएगा। नंबर 4 ये कि इससे बाकी के लोग भी जो है वो डर जाएंगे कि अगर वो फौज में है या फौज से बाहर है, कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो वो अरेस्ट हो सकते हैं। अब ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दी है, अब इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप लोग इस्तेमाल कीजिए। और लाइफ लाइन नहीं है, मैंने आपको जैसा पहले ही कहा था। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ वरना आप लोग कहेंगे मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। खैर मैं बात करूंगी अता तारड़ साहब की। जी हाँ, अता तारड़ साहब जो कि आजकल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और इनको पता वता कुछ नहीं होता। वैसे मैं ये भी बता दूं, पता नहीं कहाँ कहाँ से चंडू खाने की लाके छोड़ते हैं। तो जी अता तारड़ साहब का कहना ये है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मिनिस्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, सारा दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और उसके बाद सुबह 11 बजे से 5 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसके बाद 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक टीवी शोज में बैठकर वहां पर इन्होंने जो काम नहीं किया होता और करने का इरादा रखते हैं मगर करते नहीं है, वो बताते हैं। लेकिन ये जरूर है कि न जाने अपने ऑफिस में कब जाते हैं, काम कब करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। सारा दिन बैठ के मीडिया पे बातें करते रहते हैं। लेकिन खैर अता तारड़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना यह था कि 126 कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में
जिनको पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर आप लोग पाकिस्तान आएंगे तो हम आपसे वीजा फीस नहीं लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वीजा फ्री, यानी वीजा फ्री, फीस फ्री कहना चाहिए, वीजा फीस फ्री जो है वो हम उनको फैसिलिटी देने लगे 126 कंट्रीज के लिए। पाकिस्तान ने ये कहा कि आप यहाँ आइए, टूरिज्म के लिए आइए। टूरिज्म के लिए वही जैसे वो जर्मनी वाले आए थे बेचारे भाई साहब, उनको बुलाया हमने टूरिज्म के लिए, उसके बाद वो अपना टेंट लगा के सो रहे थे, तो पहले तो उनको जगा के 2 चपड़े लगाई मुंह पे, उसके बाद उनका चीजें वीजें लेकर और डाकू चले गए। तो वो बेचारे रो रहे थे बैठ के। लो खैर उनकी बात हम नहीं कर रहे, अब न जाने वो कहाँ हैं, न जाने किस हाल में, उसके बाद उनका कोई खैर खबर उनकी मिली नहीं। लेकिन ये जरूर है कि मुझे लगता है कि वो भी वीजा फीस फ्री वाले ऑप्शन पे गए होंगे, इसलिए कि हमने जो 126 कंट्रीज को ये कहा है कि आप लोग आइए और वीजा की फीस मत दीजिए, मतलब फीस दिए बगैर ही हम आपको वीजा देंगे, इसलिए कि जब आप यहाँ आ जाएंगे तो हम आपको लूट लाट के फीस से कहीं ज्यादा पैसा हमें मिल जाएगा। वो तो भाई थोड़ा सा ही होगा ना, कितना होगा ज्यादा ज्यादा $43 होंगे या $50 होंगे, $50-60 के अंदर अंदर ही वीजा फीस होती है, इससे ज्यादा तो होती नहीं है। और जब आ जाएंगे तो उसके बाद लूटेंगे तो फिर तो और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। जाहिर है जो टूरिज्म के लिए आएंगे उनको चाहिए एक बार वो जो साइकिल पे भाई साहब आए थे हमारे यहाँ जर्मनी से, जो आए थे ना साइकिल के ऊपर, उनसे जरूर पूछ ले कि कौन से रास्ते से आए थे और कौन से रास्ते से वापस गए। इसलिए कि लुटने का तो उन्हें कोई डर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ के वो लाहौर एयरपोर्ट पे वैसे ही लुट गए थे। तो मुझे अता ताड़ साहब ये भी बता दें कि आप उन्हें सिक्योरिटी क्या देंगे, जो 126 कंट्रीज को आपने ये कहा है कि जी हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे और बगैर फीस के हम आपको वीजा दे देंगे, और वो 3 महीने का होगा वो वीजा, मतलब 3 मंथ्स तक वो जो है पाकिस्तान में रह सकते हैं। अरे लुट तो वो मेरे ख्याल दूसरे वीक में ही जाएंगे, मुझे नहीं पता आगे के डेज वो कैसे गुजारेंगे बिना पैसे के। लेकिन ये जरूर है कि वो 3 मंथ्स का वो वीजा होगा, 3 मंथ्स के वीजा में वो आकर हमारे यहाँ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो हम खुद इन्वेस्ट करवा देंगे उनसे। उसके बाद टूरिज्म के लिए भी आ सकते हैं, घूमने फिरने के लिए, और अगर नहीं घूमेंगे तो हम खुद घुमा देंगे उनको, मतलब पकड़ के गोल गोल घुमा देंगे। उसके बाद जो है वो बिजनेस के लिए भी आ सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी आ सकते हैं, किसी भी काम के लिए आ सकते हैं। तो जी जिसने आना है वो जरूर आए, और वो 126 कंट्रीज में याद रहे कि भारत का नाम नहीं है। तो भारत के लोग बिल्कुल खुश ना हो कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं और बगैर वीजा फीस दिए आ सकते हैं, इसलिए कि आप लोग तो वीजा फीस देंगे, हम हमारे यहाँ तो शायद आपको तब भी नहीं आने दिया जाएगा। और उसकी रीजन मुझे आज ही पता लगी, और वो ये कि आप क्या यार, आप लोगों ने, मतलब आप लोग कहते हैं अपने आप को कि आप लोग न्यूक्लियर पावर है, खैर पाकिस्तान भी है लेकिन आप लोग न्यूक्लियर पावर है, और आपके यहाँ से वो न्यूक्लियर के जो मटेरियल होता है और वो एक ग्रुप फिर पकड़ा गया चोरी करते हुए। मतलब ये कहाँ मोदी जी ने रखा है कि मतलब कहीं भी कोई आता जाता चोरी करके चला जाता है, ऐसे कैसे? आप हमारे यहाँ देखिए, माना 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 हमने जो एटम बॉम्ब बनाया है या हमने जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, हमने भी कहीं, हमारे जो साइंटिस्ट थे मतलब डॉक्टर कदीर खान, उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो किसी और देश से जो है वो फॉर्मूला वगैरह चोरी करके लाए थे। लेकिन खैर फॉर्मूला चोरी करना और बात है, चलो वो तो कोई भी कर सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग, मतलब आप लोगों के यहाँ जो है वो हर कुछ दिन के बाद हम यही सुनते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स में जो मटेरियल यूज होता है, जो चीजें यूज होती हैं, वो आपके यहाँ से मतलब चोरी हो जाती है। एक बार फिर कोई ग्रुप पकड़ा गया और उसके ऊपर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने कहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, आप लोगों को इसको बिल्कुल रोकना होगा। अगर आप लोग नहीं रोकेंगे तो हम एक दो स्टेटमेंट और इसी तरह की जो है वो रिलीज कर देंगे, और फिर देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। आप हमें स्टेटमेंट रिलीज करने से कभी भी नहीं रोक सकते। हम चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताएंगे कि भारत जो है उसके यहाँ जी इस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो चीजें यूज होती हैं वो चोरी हो रही हैं, और कोई कुछ नहीं कर रहा। मोदी जी भी बस ऐसे ही बैठे हुए, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं और आजकल कर क्या रहे, आजकल कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे। ये देखें यहाँ बैठे सोच रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ऐसे कैसे। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, हमने पाव पाव के बम भी बनाए। शेख रशीद साहब ने कहा था ना कि हमने पाव पाव के एटम बम बना रखे, हमारे वो पाव पाव के एटम बम तक कोई चोरी नहीं कर रहा। और आप लोगों के यहाँ जो है वो ऐसे मतलब चोरियां हो रही हैं, ऐसे डाके पड़ रहे हैं कि मतलब कमाल ही हो गया। मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, जिसका जब मन करेगा वो जाएगा और जाकर वहां से न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो आप लोगों ने पकौड़े बनाने के लिए जैसे मसाला रखा होता है ना, पकौड़े वो बेसन होता है, प्याज होती है, हरी मिर्च होती है, और सारी चीजें मिला मिलू के रखते हैं। वो जैसे आप लोगों ने वो चीजें रखी है ऐसी है कि जैसे लगता है कि पकौड़ों के लिए बेसन रखा हुआ है कि कोई उठा के ले जाता है। मतलब कोई तो तरीका होगा ना कि आप लोगों ने कोई सिक्योरिटी, इतनी कमजोर सिक्योरिटी मोदी जी, मतलब कुछ तो ख्याल कीजिए आप। मतलब आपके आपकी गवर्नमेंट में आपको अभी आप थर्ड टर्म में आए हैं और उसके बाद आपके इस तरह से चोरी हो रही है, और उसके बाद पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया, और बड़ा स्ट्रिक्टली पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया। हम इन चीजों को हल्के में नहीं लेते, ये याद रखिएगा। हम लोग बहुत गुस्से के, बहुत खराब है हम लोग। लेकिन ये कि हमें बहुत गुस्सा आया कि भाई ऐसे कैसे हम लोग चोरी होके कहाँ जा रहा है ये सब चोरी होके। हमने तो एटम बम बना लिया, अब ये आप कहाँ भेज रहे हैं? ईरान को दे रहे हैं या अफगानिस्तान को दे रहे हैं या कौन सी दूसरे देश को बेच रहे हैं?
जिससे कि एक देश और खड़ा हो जाए लेकर के, हम हमारे पास भी एटम बम है करके, हम भी घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। हो सकता है आप अफगानिस्तान के साथ बात कर रहे हो, इसलिए कि उनका भी कोई भरोसा नहीं, वो घास भी खा लेंगे। लेकिन बात सारी ये कि ये चीजें रुकनी चाहिए, और पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया है कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, और हमने जो है वो कह दिया भारत को कि सुधर जाओ, वरना हम फिर एक और स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। और स्टेटमेंट देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जी, हमारे यहाँ आया है गोल्ड मेडल, ठीक है ना। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो एथलीट है वो हमारे गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, अशरफ नदीम साहब। और वैसे तो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, जी हाँ, मरियम नवाज, वो उनके घर पहुंची, हेलीकॉप्टर से गई है। वैसे वो मियाँ चुन्नू में रहते हैं। वैसे ये नाम भी क्या रखा होगा ना किसी ने, मियाँ चुन्नू। खैर, वो मियाँ चुन्नू वो हेलीकॉप्टर से पहुंची है, और वहां जाकर उन्होंने उनको एक गाड़ी भी गिफ्ट की है, 20 करोड़ जो है उसका भी चेक दिया गया है। और साथ साथ मौलाना तारिक जमील से भी उनकी मुलाकात हुई है, यानी कि जो अरशद नदीम है, उनकी मुलाकात जो है मौलाना तारिक जमील से हुई। मौलाना तारिक जमील ने भी उनको एक कैश प्राइज जो है वो दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं वो प्लीज इन मुल्ला मौलवियों से बच के रहें, और मौलाना तारिक जमील से तो खास तौर पे बच के रहें। इसलिए कि अभी उनको भी बता रहे होंगे कि इतनी लंबी हूर होगी, और उसके इतने उसने ड्रेसेस पहने होंगे, और ऐसी उसकी स्किन होगी, और क्या कुछ कहानियां इनको भी सुना रहे होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि बेचारे जो है वो हंस हंस के लोटपोट हो रही है। देखें यहाँ पे इनको कितनी हंसी आ रही है। मगर बात सारी ये कि बहरहाल ये मौलवी जब मिलते हैं हमारे स्पोर्ट्स के लोगों से, तो ये बेचारे अपना खेल कूद छोड़कर और ये लग जाते हैं रिलीजन का चूरन बेचने में, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो है वो 14 अगस्त जो कि कल आ रहा है, उसके लिए बहुत तैयारियां इस तरह से की जा रही है कि टीवी पे बहुत शोर है, और टीवी पे बार बार बताया जा रहा है। और साथ साथ वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये अरशद नदीम साहब एयरपोर्ट पहुंचे थे, यानी पेरिस से जब इनका लाहौर में ये पहुंचे, तो कई मिनिस्टर्स और कई ऑफिशियल्स जो थे गवर्नमेंट के, वो इनके पास गए, और किसी ने इनको कान में कुछ कहा, तो किसी ने इनको पर्ची पे लिख के कुछ दिया, और वो पढ़कर इन्होंने कहा कि जी मैं आज जो भी हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ। मेरे ख्याल में यही लिख कर दिया होगा, इसलिए कि ऐसे तो ये बोलने वाले थे नहीं, इसलिए कि हमें मालूम है कि इनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कितनी मेहनत कर रखी है। मगर ये बात ना सिर्फ मैं बल्कि कई हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट, जिसमें मंसूर अली खान साहब भी शामिल हैं, जो कि काफी क्रेडिबल किस्म के हमारे यहाँ जर्नलिस्ट माने जाते हैं, उनका भी ये कहना है कि जी जैसे ही वो पहुंचे, यानी कि जैसे ही अरशद नदीम साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर, ये सारे ऑफिशियल्स जो थे गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के, वो भाग भाग के उनके गले लगना शुरू हो गए, उनके कान में कुछ बताने लगे, और कुछ लोग जो हैं उनको उन्होंने उनके हाथ पे पर्ची भी लिख कर दी, ताकि वो इस वक्त की गवर्नमेंट की तारीफ कर सकें। बहरहाल उन्होंने तारीफ तो कर दी, लेकिन अब देखते हैं कि आगे किस तरह से ये चीजें चलती हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जी बांग्लादेश की इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भारत के साथ उनके टर्म्स अच्छे हैं, और इस बात से कि शेख हसीना जो है उन्होंने भारत में पनाह ले रखी है, या शेख हसीना इस वक्त भारत में रह रही है, इस बात से बांग्लादेश और भारत के टर्म्स में कोई फर्क नहीं आएगा, उनके टर्म्स खराब नहीं होंगे। खैर, ये अच्छी बात है, इसलिए कि जाहिर है कि भारत जो है वो अपनी मर्जी से काम करता है एज अ कंट्री, और अगर शेख हसीना वहां पर है तो मेरे ख्याल है उस पर किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मगर ये जरूर है कि कई लोगों को अब इंतजार है कि वो और कितने दिन भारत में रहेंगी, और भारत से निकलकर अगली जो कंट्री होगी, नेक्स्ट जो भी उन्होंने जहां जाना है वो कौन सी कंट्री होगी। लेकिन उन्होंने ये भी अनाउंस किया शेख हसीना ने कि अगर इलेक्शंस हुए तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, और इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए डेफिनेटली उनको बांग्लादेश ही वापस जाना पड़ेगा। और देखते हैं कि वो बांग्लादेश वापस कब जाती हैं, इलेक्शंस कब होते हैं। वैसे तो खैर हमारे यहाँ भी आप लोग जानते ही हैं कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो किया जाता है वो कर तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद लोग डरे रहते हैं कि ना जाने इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल जो कि एक डिक्टेटर था, उसने भी यही अनाउंस किया था कि जी जो इलेक्शन है पाकिस्तान के वो 90 डेज में हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो 11 साल तक अपनी सीट से नहीं हिला, और उसने एक डिक्टेटरशिप चलाई जो कि तकरीबन 11 साल चली। खैर, उसके ऊपर, उस डिक्टेटरशिप के ऊपर और दूसरी डिक्टेटरशिप्स के ऊपर डेफिनेटली हम बात करेंगे किसी ना किसी एक और शो जो अभी मैं प्लान कर रही हूँ अब भेजा फ्राई का, जिसमें हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप किस तरह से रही और उससे हमें क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ, उसके ऊपर हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।